हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू चूज ए म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी। जी हाँ, देखिए आपने अभी डिसीजन ले लिया कि आपको इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना है, लेकिन आपका जो पहला स्टेप हुआ कि आपको कैसे एक म्यूचुअल फंड को चूज करना है, क्योंकि आपको लाखों म्यूचुअल फंड मिलेंगे। अगर आप कोई भी एक ब्रोकर साइट को अगर आप खोलेंगे तो आपको लाखों में मिलेंगे। तो लाखों में से आपको चूज कैसे करना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, और आपको कितना टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको टोटल 10 पॉइंट्स बताऊंगा। ये 10 पॉइंट्स को जब आप कंसीडर करेंगे तो आप उसी के बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ, मुझे ये पर्टिकुलर फंड को चूज करना चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसी में मेरे को एसआईपी जारी रखना चाहिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैसेज वीडियो आता है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट गोल। जी हाँ, देखिए आप जब भी कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपको सबसे पहला जो टारगेट रखना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट गोल। ये नहीं कि आपने आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर आपका चल रहा है, आपका कोई टारगेट नहीं है। तो आपको टारगेट क्या है वो सबसे पहले आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपको 5 साल बाद कुछ एक बड़ा काम करना है, मतलब मान लीजिए आपको कार खरीदना है या फिर कुछ भी बड़ा काम हो, घर बनाना है, कुछ भी। तो आपका जो टारगेट है, जो आपका कितने साल के बाद टारगेट है, उसी टाइम के फ्रेम के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहला पॉइंट आपका जो रहेगा वो है इन्वेस्टमेंट गोल। आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल सेट करना है। टाइम कितना है, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, आपको उतने के बाद ही पैसे निकालने हैं, तो उसके बेसिस पे आपका म्यूचुअल फंड सिलेक्शन होगा। नंबर 2 में हो गया आपका रिस्क टॉलरेंस। जी हाँ, आप कितना रिस्क को टॉलरेट कर पाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो बेसिकली ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि उसमें जो मतलब उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। तो छोटी कंपनीज होती है वो बहुत ज्यादा रिस्की रहती है। तो आप अगर रिस्क ले रहे हैं तो आपको वॉलिडिटी भी फेस करनी पड़ेगी। हाँ, रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है। जहां पे आप रिस्क ज्यादा लेते हैं वहां पे आपको रिटर्न डेफिनेटली ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप कितना टाइम फ्रेम दे रहे हैं, कितना वॉलिडिटी फेस करते हैं। मतलब जैसे आपने मान लीजिए टाइम फ्रेम 6 से 7 साल है आपके पास, और आप सोचे कि 6 से 7 साल तक मैं पैसा पैसा नहीं निकालूंगा, तो तब आप जाके स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो तब आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। वो भी बेटर देन आपको इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप फंड्स में से मिल जाता है। लेकिन अगर बस टाइम फ्रेम कम है, मतलब मान लीजिए आपने टाइम फ्रेम बड़ा भी रख रखा है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है घर में, इमरजेंसी कैश की जरूरत पड़ती है, और फिर आपने वहां पे आपका लॉस में होता है और फिर आपने 1 या 2 साल में पैसे निकाल लिए, तो वो प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है। तो ये जो वॉलिडिटी अगर आप फेस कर पाते हैं, तभी आप वो रिस्क को एडजस्ट कर पाते, तभी आप जाके स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तभी ये सेकंड पॉइंट जो आपका रहता है वो आपका रिस्क टॉलरेंस, आप कितना रिस्क को टॉलरेट कर पाते हैं। नंबर 3 में होता है आपका फंड परफॉर्मेंस। जी हाँ, जब आप एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट गोल चूज कर लिया, आपने अपना टाइम फ्रेम भी चूज कर लिया। सेकंड में जैसे मैंने आपको बताया कि आप रिस्क को टॉलरेट कर पाते हैं, तो रिस्क जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको तो टाइम फ्रेम भी होता है। मतलब जितना लंबा टाइम देंगे आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपने टाइम फ्रेम के हिसाब से फंड भी चूज कर लिया। तो यहाँ पे आपको फिर अब क्या चूज कर अब क्या चीज देखना है उस पर्टिकुलर फंड में। तो थर्ड पॉइंट में जो है वो है आपको फंड परफॉर्मेंस। जी हाँ, आपको एक फंड का परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस का भले ही आप सोच रहे हो कि यार पास्ट परफॉर्मेंस तो गारंटी नहीं देता फ्यूचर में इतना ऐसा खासा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाता है कि मतलब उस फंड मैनेजर की प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी क्या फॉलो कर रहा है, वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रहा है, उसके पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें हैं। तो ये चीजें जब आपको पता चल जाती है तो आप कॉन्फिडेंस रहता है। तो आप फंड परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप 1 साल का उसका परफॉर्मेंस देखिए, कितना परसेंट तक का रिटर्न दे रखा है। 3 इयर्स का देखिए, फिर उसके बाद आप 5 इयर्स का देखिए, फिर आप 7 इयर्स का देखिए, फिर आप 10 इयर्स का देखिए। अगर आपको इतने जो मैंने आपको बताया जो इयर्स है, अगर आप ये सारे इयर्स में अगर आप देख पा रहे हैं इसने अपने कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न दे रखा है, तो एक अच्छा खासा फंड है, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि एक फंड अगर आपको 20% या 25% तक का रिटर्न दे रहा है तो एक अच्छा फंड है, वैसा नहीं है। आपको अगर कैटेगरी बीटिंग, अपने बेंच मार्क बीटिंग रिटर्न मिल रखा है, उसको उस पर्टिकुलर फंड को एक अच्छा खासा फंड माना जाता है। तो उस बेसिस पे आप उसको एनालिसिस कर पाते हैं। तो नंबर 3 हो गया आपका फंड परफॉर्मेंस। नंबर 4 में हो गया आपका फंड मैनेजर्स ट्रैक रिकॉर्ड। जी हाँ, देखिए आप अपना पैसा जो है वो फंड मैनेजर के हाथों में दे रहे हैं। फंड मैनेजर को आप जब एसआईपी करते हैं तो फंड मैनेजर के पास पैसा जाता है, वो पैसा वो अपने दिमाग लगा के वो पर्टिकुलर फंड में पैसा लगाते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर फंड आपने चूज कर लिया, एग्जांपल ले लीजिए कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड, जो कि ब्लू चिप फंड है।
उसमें उसके जो भी फंड मैनेजर है उनको आप पैसा दे रहे हैं, तो उस फंड में मतलब उन्होंने स्टॉक्स रख रखे हैं, उसमें आपका पैसा जो है डाइवर्सिफाई हो रहा है। मतलब उन्होंने अगर मान लीजिए 50 स्टॉक्स ले रखे हैं, तो आपने 100 रुपए लगा रखे हैं, तो हर एक स्टॉक में उनका 2 रुपीज आपका जाएगा, वैसा ही डाइवर्सिफाई होगा टोटल 50 स्टॉक्स में। तो वहां पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सेफ भी हो जाता है क्योंकि आपको इतना सारा डाइवर्सिफाई होगा, सारी कंपनी एक साथ तो डूबेगी नहीं, अगर एक भी कंपनी डूबती है तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा। तो ये चीजें थोड़ी सेफ हो जाती है। तो इसीलिए आपको जो फंड मैनेजर है उसका ट्रैक, मतलब उसका जो रिकॉर्ड ट्रैक आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। उसमें पास्ट में उन्होंने कैसे परफॉर्मेंस दिया है, कहाँ पे काम किया है, इसे मैंने आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। जब फंड मैनेजर को चूज करते हैं ना, मतलब उसको जब देखते हैं तो उनका एक्सपीरियंस बंदे को चूज करिए। ये नहीं कि उनका आधा साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे फंड को मत चूज करिए जिनके फंड मैनेजर को सिर्फ 1 साल या आधा साल का एक्सपीरियंस है। जिनके पास मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आप उनको चूज कर सकते हैं। 5 इयर्स में काफी होता है, उसमें आपको पता चल जाता है 5 साल में उन्होंने कितना रिटर्न दिलवाया है और आगे ये किस प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं। तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी हो जाती है। नंबर 4 हो गया आपका फंड मैनेजर्स ट्रैक रिकॉर्ड, इसको चेक करना आपको जरूरी हो। नंबर 5 हो गया आपका एक्सपेंस रेशियो। जी हाँ, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, आपका दिमाग जो लगा रहे हैं वो आपका फंड मैनेजर लगा रहे हैं, वो आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो वो जो आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं उनको भी रिवॉर्ड देना जरूरी बन जाता है। तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस, एज ए फीस जो वो अपना दिमाग लगा के आपका पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता क्या है? तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। आपको तो बता दिया मैंने, फंड मैनेजमेंट फीस है, लेकिन अब कितना आपको चूज करना चाहिए, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो होता है? तो 1% से नीचे एक्सपेंस रेशियो को एकदम ठीक ठाक माना जाता है। 1%, क्योंकि मैं बता, लॉन्ग टर्म में वो 1% भी बहुत बड़ा मार्जिन बन जाता है। मतलब आप देखेंगे अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट रहते हैं और 1% का उसका एक्सपेंस रेशियो है, तो आपका लाखों करोड़ों का डिफरेंस आ जाएगा और लाखों करोड़ रुपए उनके पास चले जाएंगे, फंड मैनेजर के पास। तो ये चीजें जो है आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। 1% से नीचे होना जरूरी है, लेकिन जो मेरा क्राइटेरिया मैंने सेट कर रखा है वो 0.7% से नीचे होना जरूरी है। अब आप 0.8 या 0.9% को भी कंसिडर करने लग जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। तो 0.7% से नीचे हो तो उसको एक आप अच्छा खासा फंड मान सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो। नंबर 6 हो गया आपका फंड टाइप। जी हाँ, देखिए आपने ये सब चीजें डिसाइड कर लिया, ये सब चीजें आपको पता चल गई, अपने फंड टाइप को चूज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फंड टाइप को दुनिया भर के मिल जाएंगे। तो फंड टाइप में आपको तीन कैटेगरी में होता है। सबसे पहला आपका हो गया इक्विटी फंड, दूसरा हो गया आपका डेब्ट फंड, तीसरा हो गया आपका हाइब्रिड फंड। जो बेसिकली बड़ी, मतलब जो मार्केट में इनके बड़े वो है, नाम है। तो इक्विटी फंड में आपका बेसिकली क्या होता है, इक्विटी मतलब आपके सारे जो पैसे हैं वो पूरी तरीके से स्टॉक्स में जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है और आपको रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो आपका जो उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल कैप फंड जो हो गया, उसमें स्मॉल छोटी कंपनी लगती है, मिड कैप में मीडियम बेस कंपनी होती है, लार्ज कैप में बड़ी कंपनीज में होती है, उसके बाद फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनके पास सारी कोई भी कंबाइन करके ले सकते हैं। तो वैसे ही आपका ये पर्टिकुलरली बहुत सारे उसमें ये होते हैं, कैटेगरीज होती है। नंबर 2 में आपको मैंने बताया था डेप्थ फंड। तो डेप्थ फंड भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, रिटर्न भी कम मिलता है। मतलब इसमें क्या है कि आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड में लग रहा है, आपका पैसा जो है वो कंपनीज में कंपनी के बॉन्ड में लग रहा है, जो कि आपको एक फिक्स रिटर्न देते हैं, तो रिस्क कम हो जाता है। मतलब इसमें 8 से 9%, 8 to 10% के बीच में ही आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, और टाइम फ्रेम भी कम होता है। मतलब 2 साल या 3 साल तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको इतना इतना रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप। थर्ड हो गया आपका हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड बेसिकली क्या होता है, इसमें 50% इक्विटी होती है, मतलब उनमें लार्ज कैप या फिर मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कंपनीज में, और 50% आपका डेप्ट होता है, जो मैंने अभी बताया, डेप्ट जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया या प्राइवेट के कोई बॉन्ड्स हो गया, मतलब जिसमें आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है 8 से 9% या 10%, तो वो उनका 50-50% रहता है। तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न है वो डेप्ट फंड से थोड़ा ज्यादा मिलता है, मतलब आपको 10 से 15% के बीच में रिटर्न मिलने के चांसेस बन जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप टाइम फ्रेम देंगे, मतलब 2 या 3 साल तक देंगे, तो आपको इतना रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि 50% तक इक्विटी होती है, 50% आपका डेप्ट रहता है। तो ये हो गया आपकी कैटेगरी। तो यहाँ पे आप चूज करेंगे। अब चूज कैसे करेंगे, मतलब मान लीजिए आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है और आप रिस्क बहुत ज्यादा लेके चल सकते हैं, और आप मार्केट वॉलेटिलिटी से नहीं डरते हैं, फ्यूचर में अगर आप सोचते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वेट करूंगा, तो आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपका टाइम फ्रेम अगर बहुत लॉन्ग है, 10 साल से 15 साल, तो आपको रिटर्न एक अच्छा खासा
मिल जाता है, उसका जो रिटर्न रेंज है आपको 2 से 20 से 30%। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, रिटर्न थोड़ा और कम लेना चाहते हैं, तो आप मिड कैप में, और थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं और रिटर्न थोड़ा-सा और कम लेना चाहते हैं, तो उसमें आप लार्ज कैप में जा सकते हैं। लेकिन और भी कम आप रिस्क लेना चाहते हो, तो इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। और लेकिन इंडेक्स फंड से और भी कम रिस्क आप लेना चाहते हैं, तो आप फिर आपका हाइब्रिड फंड में आ गया। हाइब्रिड फंड से भी कम रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न थोड़ा और कम करना चाहते हो, डेब्ट फंड। डेब्ट फंड आपका आखिरी फंड होता है, जिसमें कि आपको 8 से 10% तक का रेंज मिल जाता है, जो कि थोड़ा-सा बेटर देन एफडी या फिर एफडी के बराबर ही मान सकते हैं रिटर्न जो मिलता है। तो ये जो है आपका टाइम फ्रेम, आपका आपने जो सेट कर रखा है गोल, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। नंबर 7 हो गया आपका फंड हाउस रेपुटेशन। जी हाँ, आप फंड हाउस को के रेपुटेशन को भी कंसिडर करते हैं। मतलब जैसे कि ये पर्टिकुलर जो फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस फंड हाउस का क्या नाम है? मतलब जैसे कि आपने कोई भी उठा लिया, ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के आपने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर दिया। फंड हाउस भी कैसा है? मतलब नामी होना चाहिए। जैसे आपने क्वांट सुना है, जो कि जिसका बहुत नाम है। निप्पॉन इंडिया हो गया, उनका बहुत नाम है। कैनरा हो गया, वो भी बहुत नाम है। एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक का, वो भी बहुत नाम है। तो वो जो फंड हाउस है, उसका भी आपको रिसर्च करना ज़रूरी है। कोई इसका बैकग्राउंड बेकार नहीं ना हो, लोकल ना हो, कोई ऐसा नहीं कि आपने कोई भी ऐरा-गैरा, लत्तू-गैरा आपको पता ही नहीं, सुना ही नहीं कभी फंड हाउस के बारे में और वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उनके बैकग्राउंड रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। नंबर 8 हो गया आपका डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपका टाइम फ्रेम लंबा है, आपने मान लीजिए आपका 15 साल तक मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं जाके सारा पैसा स्मॉल कैप फंड में ही लगा दूँ। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करिएगा, बहुत ही दिक्कत में आ जाएँगे वरना, क्योंकि फ्यूचर में मान लीजिए आपने 15 साल तक इन्वेस्टेड रहे, 15 से 15th ईयर में ही आपका कुछ हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, आप पैसे निकालने की सोच रहे हैं। तो आपका वहाँ पे जो स्मॉल कैप फंड है, वो बड़ी तेज़ी से गिरेगा। मतलब अगर आप लार्ज कैप देखेंगे, मिड कैप देखेंगे, वो तो ज़्यादा नहीं गिरेगा, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हाई से हाई रिस्क टेकर भी है, तब भी मेरा सजेशन रहता है कि आप 30 से 40% अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में या फिर मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, वरना आप थोड़ा सेफ चलने की कोशिश करिएगा, वरना फ्यूचर में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, अगर मान लीजिए कोई बड़ा इशू आ जाता है मार्केट में तो। नंबर 9 हो गया एसआईपी अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, आप एसआईपी अमाउंट कितना इन्वेस्टेड कर रहे हो, वो आपका थोड़ा मैटर कर जाता है। तो यहाँ पे आप एसआईपी अमाउंट जो है वो आप जो सिलेक्ट कर रहे हो, वो अपने नौकरी आपकी, मतलब नौकरी में आप तरक्की कर रहे हो, तो आप एसआईपी भी अपना बढ़ाइए। उसके बाद आप अपना किस पर्टिकुलर फंड में क्या एसआईपी, कितना एसआईपी चूज कर रहे हो, वो भी आप थोड़ा रिसर्च करिए, क्योंकि देखिए आप सारा पैसा अपना एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में नहीं पैसा लगे, एक कैटेगरी में आप एक फंड ही चूज करिए, नहीं कि एक कैटेगरी में 2-2 3-3 फंड चूज कर लिया और बोला मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ। तो वो डाइवर्सिफाई नहीं माना जाता, क्योंकि आपका ओवरलैप हो रहा है। वहाँ पे आपने एक कैटेगरी के 2-2 फंड चूज कर लिए। तो ये चीजें जो आपको चूज करना बहुत जरूरी हो जाता है, जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, और कितना आप एसआईपी चूज कर रहे हैं वो भी मैटर कर जाता है। अगर मान लीजिए आप 10,000 इन्वेस्टेड करते थे, 2-2 हजार में आप 5 ऐसे पर्टिकुलर फंड को चूज कर लिया, और 5 से ज्यादा मत चूज करिए, 5 ही मिनिमम चूज करिए। अलग-अलग कैटेगरी के फंड चूज़ कर लिए, 2-2 हज़ार रुपए, 5 ऐसे करके 5 फंड चूज़ कर लीजिए, तो ये ज़्यादा सही रहता है। नंबर 10 हो गया आपका एडिशनल फैक्टर्स। जी हाँ, एडिशनल फैक्टर्स आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, जैसे एग्जिट लोड के बारे में जानना ज़रूरी है। उसके बाद आप जब मार्केट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, मतलब इन्फॉर्म्ड रहेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन से पर्टिकुलर फंड में ज़्यादा हिम हिम मतलब वो है कि पोटेंशियल है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपका डिफेंस फंड हो गया, आपका पीएसयू फंड हो गया, वो भी पिछले 2 या 3 साल में आप देखें बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है, लेकिन उससे पहले इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया था। लेकिन 2 या 3 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो इनका अच्छा खासा रिटर्न है। क्योंकि ये रीज़न ये है कि अगर आप मार्केट के साथ कनेक्टेड है, तो आपको पता चला होगा कि जो मोदी जी है, उन्होंने उनका जो सपोर्ट है ये पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा रह रहा है। तो इसलिए उनका रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। रिटर्न एक तो उनका भी सपोर्ट है, प्लस डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है, आप अगर मार्केट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेगी, आपको ये भी चीज़ पता चले कब आपको लमसम करना है, कब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको जो मैंने ये 10 पॉइंट बताए, आप इसको कंसिडर करिएगा, और फिर जाके आप एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन हाँ, खुद रिसर्च नहीं करिएगा, यानी किसी के कहना पे, मतलब किसी की बातों पे आके आप कर रहे हैं, कोई एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की बातों पे आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत आइए। आप खुद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, खुद ही रिसर्च करिएगा। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सिर्फ आता रहता हूँ। थैंक यू।